हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस को, जिसमें आज हम लोग समझेंगे लोकतंत्र और विविधता। तो आइए इस लेक्चर में देखते हैं लोकतंत्र और विविधता है क्या, इसको समझते हैं। तो लोकतंत्र और विविधता पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से भाषाई और क्षेत्रीय विविधता को एक साथ लेकर के चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे कि बेल्जियम किस तरह से सत्ता का बंटवारा करके पूरे यूरोप के लिए एक मिसाल कायम किया और अपने देश में अपने राष्ट्र को सत्ता के बंटवारा करके किस तरह से अनेकताओं में विविधताओं में एकता ला करके वहाँ पर सरकार को चलाया। तो ये एक एग्जाम्पल है था बेल्जियम पिछले वाले चैप्टर में, जैसा कि हम लोगों ने देखा था। तो इसको समझने के लिए लोकतंत्र में विविधता आखिर कैसे आता है, तो लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही नहीं बनती है। कई बार लोग अपने पहचान और दूसरों से अपने संबंध शारीरिक बनावट के आधार पर बना लेते हैं, वर्ग के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, कबीले वगैरह के आधार पर भी बना लेते हैं, इसको परिभाषित करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका समान समाधान देने की कोशिश करता है। तो लोकतंत्र आखिर विविधता आती कैसी है, तो विविधता किसी भी समाज में विविधता किसी भी समाज में तभी आती है जब उस समाज में विभिन्न आर्थिक तबके लोग होते हैं। अलग अलग कुछ आर्थिक रूप से संपन्न लोग होते हैं, कुछ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग होते हैं। तो यहाँ पर विविधता देखने को मिलती है। इसके अलावा धार्मिक अलग अलग धर्म के लोग जहाँ पर होते हैं वहाँ पर विविधता देखने को मिलती है। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, वहाँ पर भी विविधता देखने को मिलती है। अलग अलग संस्कृति वाले लोग होते हैं तो वहाँ पर विविधता देखने को, अलग अलग जाति के लोग होते हैं वहाँ पर विविधता देखने को मिलती है। तो यहाँ पर विविधता आती है जहाँ पर विभिन्न तबके के लोग वहाँ पर रहते हैं, तो विविधता वहाँ पर ही देखने को मिलता है। तो भारत देश विविधताओं के एक जीता जागता उदाहरण है और इस देश में दुनिया के लगभग सभी मुख्य धर्मों के अनुयायी रहते हैं। हमारा भारत देश है, यहाँ पर विविधता रहते हुए भी विविधता में एकता है। यहाँ देश के लगभग सभी मुख्य धर्मों के लोग यहाँ मानने वाले लोग होते हैं, अलग अलग धर्म के लोग मानने वाले लोग हैं यहाँ, और हजारों भाषा बोलने वाले लोग हैं हमारे भारत में। अलग अलग खान पान है उनका, अलग अलग पहनावा है और तरह तरह की संस्कृति दिखाई देती है। तो ये अलग अलग धर्मों के लोग रहते हुए भी, अलग अलग भाषा बोलते हुए भी, अलग अलग खान पान, पोशाक, संस्कृति अलग अलग रहते हुए भी हमारा भारत देश विविधताओं में, यहाँ पर विविधता में भी एकता है। और लोकतंत्र, यहाँ का लोकतंत्र बहुत ही मजबूत है। आइए समझते हैं कि सामाजिक विभाजन और राजनीति है क्या। तो आपने जीव विज्ञान के बायोलॉजी वाला चैप्टर में देखा होगा, पढ़ा होगा, डार्विन का एक क्रमिक विकास का सिद्धांत जो डार्विन के द्वारा दिया गया था, उसके बारे में पढ़ा होगा। और इस सिद्धांत के अनुसार जो सबसे फिट होता है वही जिंदा रह जाता है। डार्विन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड के हैं, और ये मनुष्यों को अपना जीवन सही तरीके से जीने के लिए आर्थिक रूप से तरक्की करनी होती है इनका सिद्धांत के अनुसार। और इन्होंने इनका सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि जो सबसे फिट है वही आगे बढ़ता है और विकास करता है। तो क्रमिक विकास के प्रणेता थे डार्विन, और इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। क्रमिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के प्रणेता थे चार्ल्स डार्विन, और इनका जन्म 1809 में इंग्लैंड में हुआ था। 1859 में इनकी जो किताब थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनकी किताब थी डार्विन की, चार्ल्स डार्विन की। और इसमें इनका किताब प्रकाशित हुआ था 1859 में, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो जिसमें जैव विकास से जुड़े विज्ञान की बुनियाद माना जाता है इनका इस किताब में। और इन्होंने ही क्रमिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, इन्होंने ही दिया था। तो इनके अनुसार से मनुष्यों का अपना जीवन सही तरीके से जीने के लिए आर्थिक रूप से तरक्की करनी होती है। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति आर्थिक तरक्की कर लेता है तो उसे समाज में ऊंचा स्थान मिल जाता है।
आज भी आप देख रहे होंगे कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से तरक्की कर लेता है उसको समाज में मान सम्मान बढ़ जाता है, ऊंचा स्थान मिल जाता है। तो हर देश के इतिहास में यह देखने को मिलता है कि आर्थिक रूप से संपन्न समूह ने आर्थिक रूप से कमजोर समूह पर शासन किया है। इतिहास को अगर आप पलट के देखिए तो आप देखेंगे कि आर्थिक रूप से जो संपन्न समूह है, संपन्न वर्ग है, हमेशा से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों पर शासन किया है। आज भी शासन हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। हालांकि पहले के अपेक्षा आज बहुत ही कम देखने को ऐसा मिलता है, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक मजबूत लोकतंत्र वाला देश है, तो पहले जैसा अब नहीं रहा, तो इस तरह का नहीं है। फिर भी कहीं कहीं कुछ कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि संसाधन और शक्ति के स्रोतों पर, संसाधन और शक्ति का जो स्रोत है, तो इन स्रोतों पर किसी खास समूह का एक अधिकार कायम हो सके। तो सामाजिक विविधता का राजनीति पर परिणाम जो होता है 3 बात पर निर्भर करता है। लोग अपनी सामाजिक पहचान को किस रूप से लेते हैं, इससे सामाजिक विविधता का राजनीतिक पर परिणाम तय होता है। और यदि किसी खास समूह के लोग अपने को विशिष्ट मानने लगते हैं तो वे फिर सामाजिक विविधता को गले नहीं उतार पाते हैं। तो आइए इसको समझते हैं कि किसी खास समुदाय के मांगों को राजनेता पर किस तरह से पेश किया जाता है, इसको समझते हैं। तो यह इस पर निर्भर करता है कि किसी समुदाय की मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है, और यदि सरकार किसी समुदाय की मांग को उचित तरीके से मान लेती है तो फिर उस समुदाय की राजनीति सबल हो जाती है। तो प्राचीन भारत में समाज को कार्य के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया था। प्राचीन भारत में कार्य के आधार पर समूह को बांटा गया था। आगे चल करके यही जो समूह बांटा गया था वो जाति का स्थान ले लेती है धीरे धीरे, और जाति के आधार पर भी काम बांटने लग गया। जो ऊंचे वर्ग के लोग होते थे उनके लिए कुछ अलग काम होता था, और नीचे वर्ग के लोग के लिए कुछ अलग काम उनको सौंपा जाता था, उनके लिए तय किए जाते थे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो कार्य के आधार पर समाज को बांटा गया था या फिर समूह को बांटा गया था, वो धीरे धीरे जाति के आधार जाति के आधार पर इसका जाति जो है स्थान ले लिया। कार्य के स्थान को जाति स्थान ले लेता है, और जाति के आधार पर व्यवस्था जो है कायम हो जाती है और बट जाता है, जाति के आधार पर स्थापित हो जाता है। जाति व्यवस्था में जन्म को ही किसी व्यक्ति के कर्म और उसका आधार कर्म, उस व्यक्ति का जो कर्म होता है उसको आधार मान लिया जाता है। तो कुछ काम ऊंची जाति के लोग ही कर सकते थे, और जबकि कुछ काम केवल और केवल नीची जाति के लोगों के लिए तय होते थे। तो आज़ादी के तो इसे यहीं पे समानता और असमानता देखने को मिलता है, और इसी को समानता और असमानता विभाजन देखने को मिलता है। तो आज़ादी के कुछ वर्ष पहले तक सभी आर्थिक संसाधन ऊंची जाति के लोगों के हाथों में थे, और इन लोगों ने नीची जाति के लोगों को दबा कर रखा था। हमेशा नीची जाति के लोगों को चूसने का काम किया, दबाने का काम किया, शोषण का काम किया। नीची जाति के लोगों को हमेशा शोषण किया इन्होंने, और ताकि नीची जाति के लोग सामाजिक व्यवस्था के में ऊपर ना उठ सके। जब हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत चल रही थी, अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो भारत में आधुनिक शिक्षा पद्धति की शुरुआत की गई थी अंग्रेज के समय में ही, और इसका समर्थक थे इनका राजा राम मोहन राय। आज़ादी के बाद की सरकारों ने भी शिक्षा को बढ़ावा दिया, और इससे पिछड़े वर्गों के लोग भी आधुनिक शिक्षा का लाभ उठाने लगे। मीडिया भी समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया। तो यहाँ पर मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल आता है सामाजिक जागरूकता को फैलाने में। तो मीडिया यहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है, और लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं, जागरूक होने लगते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि आज लगभग हर क्षेत्र में नीची जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। नीची जाति के लोग भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हर क्षेत्र में। आज नीची जाति के लोग ऊंचे पदों पर भी आसीन हैं, ऊंचे पद पर भी आज कार्यरत हैं नीची जाति के लोग। तो आज सरकारी तंत्र में समाज के लगभग हर वर्ग का प्रतिनिधित्व दिखाई देता है, और इसे पता चलता है कि समाज के हर वर्ग को सत्ता में साझेदारी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर जो असमानताएं हैं यहाँ पर समाप्त हो जाती है, असमानता नहीं रह जाती है।
तो यहाँ पर हर वर्ग के लोग, हर क्षेत्र में नीची जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है, और आज नीची जाति के लोग ऊंचे पद को भी आसीन हैं, और सरकारी तंत्र में समाज के लगभग हर वर्ग का प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। और इससे यह पता चलता है कि समाज के हर वर्ग को सत्ता में साझेदारी मिलने लगी है, और भारत एक मजबूत लोकतंत्र बनने की भारत एक लोकतंत्र मजबूत देश है। तो आज़ादी के बाद हमारी सरकार ने भी हाशिए पर खड़े लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का बहुत सारा प्रयास भी किया, बहुत सारे कार्य भी किए। और आज़ादी के बाद संविधान में 2 ऐसे अहम प्रावधान किए गए जो भारत को सही दिशा में ले जा सके। हमारे संविधान के जो हमारे समाज में जो कुरीतियाँ थी, जो भेदभाव थी, इससे ऊपर उठ करके हमारे इससे ऊपर उठने के लिए ही आज़ादी के बाद संविधान में 2 अहम ऐसे प्रावधान किए गए जो भारत को सही दिशा में ले जा सके। पहला प्रावधान था कि देश के हर वयस्क नागरिक को मताधिकार देना। ये बहुत बड़ा यहाँ पर प्रावधान दिए गए थे संविधान में। इससे यह फायदा हुआ कि सभी वर्ग के, चाहे ऊंची वर्ग को हो या नीची जाति के लोग हो, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी समाज से, कोई भी जाति से लोग हो, तो सबका यहाँ पर अधिकार था वयस्क मताधिकार देने का। जो व्यक्ति वयस्क है वो मत अपना दे सकता है, अपना सरकार चुन सकता है खुद। तो उस जमाने में कई जानकारों ने इस बात की हंसी उड़ाई थी। उनको लगता था कि ये फालतू बात हमारे संविधान में जोड़ा गया है, हमारे संविधान में दिया गया है। तो उनका मानना था कि अशिक्षित लोगों में इतना विवेक नहीं है, इतना विवेक नहीं हो सकता कि वो अपने मताधिकार का सही उपयोग कर पाए। तो इस प्रकार से उनको इस तरह का उनके मन में अवधारणा थी। लेकिन गांधी जी का मानना था कि यदि कोई आदमी इतना विवेकपूर्ण हो सकता है कि अपने परिवार का भरण पोषण कर लेता है, अपने परिवार का को चला रहा है, अपने परिवार को भरण पोषण कर रहा है, फिर उसमें सरकार चुनने लायक विवेक भी अवश्य ही होगा। जब वो अपना परिवार का भरण पोषण कर रहा है तो उसको सरकार चुनने वह सरकार क्यों नहीं चुन सकता, सरकार अवश्य चुन लेगा। तो ये महात्मा गांधी का इनका विचार था। और दूसरा प्रावधान ये था हमारा संविधान में दिया गया था कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण देना, ताकि हमारे समाज में जो नीचे वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े तबके के लोग हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। तो ये हमारा संविधान में इसका प्रावधान था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण देना, ताकि उसे राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, तभी वो लोग अपने राष्ट्र के मुख्यधारा से जुड़ सकते थे। और आज एक दलित का बेटा भी IIM और IIT जैसी शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त कर पाता है और भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्य कर पाता है। तो यह सब आरक्षण के कारण ही संभव हो पाया है। और ये आरक्षण मिलने के कारण ही सब जो नीची जाति के लोग थे, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग थे, उनको आगे बढ़ने का मौका मिला। तो इसलिए ये 2 बातें हमारे संविधान में जो अहम बात थी उसको प्रावधान दिया गया था, हमारे संविधान में जगह दिया गया था इसका। तो हमारे संविधान लिखने वाले जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको पहले से ही पता था, इस बात को समझते थे कि अगर इस बात को संविधान में नहीं प्रावधान किया जाएगा तो जो अनुसूचित जनजाति के लोग थे और या पिछड़े वर्ग के लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो इनको पहले से ही आभास था। तो इसका सही महत्व समझने के लिए हमें विश्व के आम देशों को भी समझना होगा और देखना होगा कि यूरोप के देशों में महिलाओं को मताधिकार मिलने में कई 100 साल लग गए थे। अमेरिका जैसे अति विकसित देश में भी आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई। हमारे यहाँ देखिए राष्ट्रपति भी बनी महिला, प्राइम मिनिस्टर भी बनी। तो हमारा भारत एक मजबूत लोकतंत्र है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि बराक ओबामा से पहले तक कोई भी अश्वेत अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन पाया था, जबकि अमेरिका विकासशील देश है। अमेरिका एक विकसित देश होते हुए भी बराक ओबामा से पहले
कोई भी अश्वेत अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन पाया था। तो हमारे देश में लाखों समस्याओं के बावजूद अल्पसंख्यक समुदाय और दलित समुदाय के लोग ऊंचे पदों पर पहुंच चुके हैं और भारत में महिला प्रधानमंत्री, महिला राष्ट्रपति बन चुकी है। भारत के राष्ट्रपति के पद पर सिख, मुसलमान और दलित भी आसीन हो चुके हैं। तो सिख समुदाय से एक व्यक्ति को सिख समुदाय से भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो विभिन्नता और सामंजस्य टकराव कब होता है? जब सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। तो अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर हैं, भेदभाव का शिकार हैं। हमारे देश में भी दलितों के साथ इस तरह का व्यवहार पहले था, लेकिन अब नहीं है। वहाँ भी अनेक समुदाय के लोग हैं यहाँ भी। तो हमारे देश में भी जो दलित लोग हैं आमतौर पर गरीब और भूमिहीन हैं और उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों का यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे यह सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। तो इस सामाजिक विभाजन को स्थिति पैदा ना हो, सामाजिक विभाजन का स्थिति पैदा ना हो, इसे रोकने के लिए जो हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो असमानताएँ हैं, जो भेदभाव है, उसको सबसे पहले दूर करना होगा, तभी इससे हम बच सकते हैं, अन्यथा इसे बचना मुश्किल होता है। तो ये था हमारे लोकतंत्र और विविधता में। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड साथ में शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।